साथियों, महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। रानड़े, गांधी और जिन्ना, यह भाषण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महादेव गोविंद रानड़े के 101वें जन्मदिन पर देने के लिए तैयार किया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के मित्रों के आग्रह पर इस भाषण को पुस्तक रूप में प्रकाशित किया था। इस भाषण में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कौन से विचार लिखे हैं, यह हम देखेंगे। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं है। इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए। यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। रानड़े की तुलना अन्य लोगों से कैसे की जाए। तुलनाएं सदैव अप्रिय होती है। साथ ही यह भी सच है कि तुलना से ही व्यक्ति प्रसिद्ध होता है। वास्तव में तुलना करते समय यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि रुचिकर तथा शिक्षाप्रद तुलना होने के लिए वह सदैव समान व्यक्तियों के बीच ही की जानी चाहिए। सौभाग्य से यह तुलना की गुंजाइश है। रानड़े एक समाज सुधारक थे और एक समाज सुधारक होने के नाते उनकी तुलना किसी अन्य समाज सुधारक के साथ की जा सकती है। विशेष रूप से यह तुलना रानड़े तथा ज्योतिबा फुले के मध्य हो सकती है। फुले का जन्म 1827 में तथा स्वर्गवास 1890 में हुआ था। रानड़े का जन्म 1842 में तथा स्वर्गवास 1901 में हुआ था। इस प्रकार फुले तथा रानड़े समकालीन थे और दोनों श्रेष्ठ व प्रमुख समाज सुधारक थे। कुछ लोग शायद रानड़े की अन्य राजनीतिज्ञों के साथ तुलना पर इस आधार पर आपत्ति कर सकते हैं कि रानड़े राजनीतिज्ञ नहीं थे। यह कहना कि रानड़े राजनीतिज्ञ नहीं थे, राजनीतिज्ञ शब्द को एक बहुत ही संकीर्ण तथा संकुचित अर्थ में बांधना है। एवं राजनीतिज्ञ केवल राजनीति का ही कार्य नहीं करता, बल्कि वह विशेष विश्वास का भी प्रतिनिधित्व करता है, जिसके अंतर्गत राजनीति के तौर तरीके तथा सिद्धांत शास्त्र दोनों ही आते हैं। रानड़े ने राजनीति की ऐसी धारा की स्थापना की थी जो न केवल उसके तौर तरीके के लिए बल्कि उसके सिद्धांत पक्ष के लिए भी अपना अलग महत्व रखती थी। इस दृष्टि से रानड़े राजनीतिज्ञ थे और उनकी तुलना सार्थक रूप से अन्य राजनीतिज्ञों से की जा सकती है। अन्य राजनीतिज्ञों तथा समाज सुधारकों से रानड़े की तुलना शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक ही होगी। उसके लिए पर्याप्त सामग्री भी है। सवाल वास्तव में समय और रुचि का है। समय इतना नहीं है कि रानड़े की तुलना समाज सुधारकों तथा राजनीतिज्ञों से भी की जा सके। मुझे वास्तव में निर्णय करना होगा कि रानड़े की तुलना समाज सुधारकों से करूं या राजनीतिज्ञों से। यह रुचि का विषय है। यदि मुझ पर छोड़ दिया जाता तो मैं तो यही पसंद करता कि उपलब्ध समय में रानड़े की तुलना फुले से करता। मेरी राय में बुनियादी दृष्टि से समाज सुधारक राजनीतिक सुधार से अधिक महत्वपूर्ण है। खेद है कि मेरी रुचि श्रोताओं की रुचि से भिन्न है। मेरा विचार है कि यदि श्रोताओं का समय लेना है तो मुझे अपने से कहीं अधिक महत्व उनकी रुचियों और अरुचियों को देना ही होगा। सामाजिक सुधार के प्रति उत्साह का तूफान शांत हो गया है। राजनीति के उन्माद ने भारत की जनता को अपने पास में जकड़ लिया है। राजनीति एक नशा बन गई है। जितना अधिक उसका सेवन करो उतनी कहीं अधिक लालसा उसके लिए बढ़ती जाती है। जो काम मैं कर रहा हूँ वह बड़ा ही अप्रीतिकर है।
मैं उसे करने का दुस्साहस इसलिए कर रहा हूँ कि यह मेरा कर्तव्य है कि मैं सविस्तर इस बारे में बताऊं और लोगों की इस जिज्ञासा को शांत करूं कि रानड़े के राजनीतिक दर्शन का वास्तव में क्या महत्व है और वर्तमान राजनीतिज्ञों में इसका क्या स्थान है। आज के वे कौन से राजनीतिज्ञ हैं जिनके साथ रानड़े की तुलना की जा सकती है। रानड़े अपने समय के महान राजनीतिज्ञ थे। अंततः उनकी तुलना आज के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से ही करनी चाहिए। भारत के क्षितिज पर दो महापुरुष हैं और वे इतने महान हैं कि उन्हें बिना नाम लिए पहचाना जा सकता है। वे हैं गांधी और जिन्ना। वे कैसे इतिहास की रचना करेंगे इसे तो भावी पीढ़ी ही बताएगी। हमारे लिए तो इतना काफी है कि निर्विवाद रूप से वे अखबारों की सुर्खियों पर छाए हुए हैं। उनके हाथ में बागडोर है। एक हिंदुओं का नेता है तो दूसरा मुस्लिमों का। वे आज के आदर्श पुरुष और नायक हैं। मैं उनकी तुलना रानड़े से करना चाहता हूँ। रानड़े की तुलना में वे कैसे हैं इसके लिए यह जरूरी है कि उनके उन स्वभावों तथा तौर तरीकों का कुछ वर्णन किया जाए जिनके कारण हम उनसे परिचित हो गए हैं। उनके मूल्यांकन के बारे में मैं केवल अपने विचार प्रस्तुत कर सकता हूँ। सबसे पहली बात मेरे मन में यह कौजती है कि जहाँ पर उनके विराट अहम भाव का संबंध है, उन जैसे अन्य दो व्यक्तियों की खोज पाना कठिन ही है। उनके लिए व्यक्तिगत प्रभुत्व ही सब कुछ है और देश हित तो शतरंज की गोट है। उन्होंने भारतीय राजनीति को निजी मल्ल युद्ध का अखाड़ा बना रखा है। परिणामों की उन्हें कोई परवाह नहीं। वास्तव में तो उन्हें उनकी सूझ तभी आती है जब वे घटित हो जाते हैं। जब वे घटित हो जाते हैं तो या तो वे उसके कारण को भुला देते हैं या यदि वे उसे याद भी रखते हैं तो वे उसकी उपेक्षा कर देते हैं। वे आत्मतुष्टि की ओर निओर लेते हैं और वह उनके सभी पश्चातापों को हर लेती है। वे विलक्षण एकाकीपन के ऊंचे मंच पर खड़े हो जाते हैं। वे अपने बराबरी वालों से ओट खड़ी कर लेते हैं। वे अपने से घटिया लोगों से मेलजोल पसंद करते हैं। आलोचना से वे बड़े क्षुब्ध तथा व्यग्र हो जाते हैं, पर चाटुकारों की चाटुकारिता की चाट वे बड़े प्रेम से खाते हैं। दोनों ने एक अद्भुत रंगमंच तैयार किया है और वे चीजों को इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि जहां भी वे जाते हैं वहां सदा उनकी जय जयकार होती है। निश्चय ही दोनों सर्वोच्च होने का दावा करते हैं। यदि सर्वोच्चता ही उनका दावा होता तो यह अधिक अचरज की बात नहीं होती। सर्वोच्चता के अलावा दोनों इस बात का दावा करते हैं कि उनसे तो कभी भूल व चूक हो ही नहीं सकती। धर्मपरायण नौवे पोप के पवित्र शासन काल में जब अचूकत्व का अहम उफन रहा था तो उन्होंने कहा था, पोप बनने से पूर्व मैं पोपीय अचूकत्व में विश्वास रखता था। अब मैं उसे अनुभव करता हूँ। यह ठीक ही रवैया इन दो नेताओं का है जिन्हें विधाता ने अपनी असावधानी के क्षणों में हमारे नेतृत्व के लिए नियुक्त किया है। सर्वोच्चता तथा अचूकत्व की इस भावना को समाचार पत्रों ने हवा दी है। यह तो कहना ही पड़ेगा, मेरे विचार में नॉर्थ क्लिफ छाप की जिस पत्रकारिता को वर्णन के लिए गार्डिना के जिस भाषा का प्रयोग किया है वह भारत में पत्रकारिता की वर्तमान स्थिति पर ठीक ठीक लागू होती है। कभी भारत में पत्रकारिता एक व्यवसाय था, अब वह व्यापार बन गया है। वह तो साबुन बनाने जैसा है, उससे अधिक कुछ भी नहीं। उसमें कोई नैतिक दायित्व नहीं है। वह स्वयं को जनता का जिम्मेदार सलाहकार नहीं मानता। भारत की पत्रकारिता इस बात को अपना सर्वप्रथम तथा सर्वोपरि कर्तव्य नहीं मानती कि वह तटस्थ भाव से निष्पक्ष समाचार दे। वह सार्वजनिक नीति के उस निश्चित पक्ष को प्रस्तुत करे जिसे वे समाज के लिए हितकारी समझे। चाहे कोई कितने भी उच्च पद पर हो, उसकी परवाह न किए बिना किसी भय के उन सभी को सीधा करे और लताड़े जिन्होंने गलत अथवा उजार पद का अनुसरण किया है। उसका तो प्रमुख कर्तव्य यह हो गया है कि नायकत्व को स्वीकार करे और उसकी पूजा करे।
उसकी छत्र छाया में समाचार पत्रों का स्थान सनसनी ने, विवेक सम्मत मत का विवेकहीन भावावेश ने, उत्तरदायी लोगों के मानस के लिए अपील ने, दायित्वहीनों की भावनाओं के लिए अपील ने ले लिया। लॉर्ड सेलिसबरी ने नॉर्थक्लिफ पत्रकारिता के बारे में कहा है कि वह तो कार्यालय कर्मचारियों के लिए कार्यालय कर्मचारियों का लेखन है। भारतीय पत्रकारिता तो उससे भी 2 कदम आगे है। वह तो ऐसा लेखन है जैसे ढिंडोरचियों ने अपने नायकों का ढिंडोरा पीटा हो। नायक पूजा के प्रचार प्रसार के लिए कभी भी इतनी नासमझी से देश हित की बलि नहीं चढ़ाई गई है। नायकों के प्रति ऐसी अंधभक्ति तो कभी देखने में नहीं आई जैसी कि आज चल रही है। मुझे प्रसन्नता है कि आदर योग्य कुछ अपवाद भी है, लेकिन वे ऊँट के मुंह में जीरे के समान है और उनकी बातों को सदा ही अनसुना कर दिया जाता है। समाचार पत्रों की वाहवाही का कवच धारण करके उन दोनों महानुभावों की प्रभुत्व जमाने की भावना ने तो सभी मर्यादाओं को तोड़ डाला है। अपने प्रभुत्व से उन्होंने न केवल अनुयायियों को बल्कि भारतीय राजनीति को भी भ्रष्ट किया है। अपने प्रभुत्व से उन्होंने अपने आधे अनुयायियों को मूर्ख तथा शेष आधों को पाखंडी बना दिया है। अपनी सर्वोच्चता के दुर्ग को सुदृढ़ करने में उन्होंने बड़े व्यापारिक घरानों तथा धन कुबेरों की सहायता ली है। हमारे देश में पहली बार पैसा संगठित शक्ति के रूप में मैदान में उतरा है। जो प्रश्न प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने अमेरिकी जनता के सामने रखे थे, वे यहाँ भी उठेंगे। यदि वे पहले नहीं उठे हैं, शासन कौन करेगा, पैसा या मानव? कौन नेतृत्व करेगा, पैसा या प्रतिभा? सार्वजनिक पदों पर कौन आसीन होगा, शिक्षित, स्वतंत्र, देशभक्त अथवा पूंजीवादी गुटों के सामंतीदास? सामंतीदास जो भी हो, फिलहाल तो भारतीय राजनीति का हिंदू वंश अध्यात्म की ओर उन्मुख होने के बजाय नख से सीख तक अर्थ प्रदान और धन लोलुप हो गया है। यहाँ तक कि वह भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है। अनेक सुसंस्कृत व्यक्ति इस मलकुंड से कतरा रहे हैं। राजनीति तो असह्य गंदगी और मल वाले गंदे नाले जैसी बन गई है। राजनीति में भाग लेने और गंदी नाली साफ करने में कोई भेद नहीं रह गया है। इन 2 महापुरुषों के हाथों में राजनीति बेतुके कार्यों की होड़ बनकर रह गई है। यदि गांधी जी को महात्मा गांधी कहा जाता है तो जिन्ना को कायदे आजम कहा ही जाना चाहिए। यदि गांधी की कांग्रेस है तो जिन्ना की मुस्लिम लीग होनी ही चाहिए। यदि कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है तो मुस्लिम लीग की भी कार्यकारिणी समिति और परिषद होनी ही चाहिए। कांग्रेस अधिवेशन के बाद लीग का अधिवेशन होना ही चाहिए। यदि कांग्रेस कोई बयान जारी करती है तो लीग को भी वैसा ही करना ही चाहिए। यदि कांग्रेस 17,000 शब्दों का संकल्प पारित करती है तो मुस्लिम लीग को कम से कम 18,000 शब्दों का तो संकल्प पारित करना ही चाहिए। यदि कांग्रेस का अध्यक्ष कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए तो मुस्लिम लीग का अध्यक्ष भी अवश्य ही वैसा करे। यदि कांग्रेस संयुक्त राष्ट्र से कोई अपील करे तो मुस्लिम लीग भी पीछे क्यों रहे? कब यह सब समाप्त होगा? कब उनके बीच कोई समझौता होगा? निकट भविष्य में तो कोई आशा नहीं है। वे केवल अनर्गल शर्तों को लेकर ही भेंट करेंगे। जिन्ना का आग्रह है कि गांधी स्वीकार करे कि वह हिंदू है। गांधी का आग्रह है कि जिन्ना स्वीकार करे कि वह भी एक मुस्लिम नेता है। कूटनीतिज्ञता का ऐसा खोखला और दयनीय दिवालियापन तो कभी देखने में नहीं आया जैसा कि भारत में इन दोनों नेताओं के आचरण में दिख रहा है। वे वकीलों की भांति लंबे चौड़े अनंत भाषण दे रहे हैं। वकीलों का तो काम ही है कि वह बात बात पर बहस करे, कुछ भी स्वीकार न करे और समय का रूप देखकर बात करे। गतिरोध को समाप्त करने के लिए उनमें से किसी को भी कोई सुझाव दे तो सदा यही उत्तर मिलेगा, नहीं। उनमें से कोई भी समस्या के उस समाधान पर विचार नहीं करेगा जो सनातन नहीं है। प्रसिद्ध वाणिज्यिक उक्ति के अनुसार उनके चक्कर में फंसकर राजनीति का दिवाला पीट गया है और
कोई भी राजनीतिक लेन देन नहीं हो सकता। इन दोनों की तुलना में रानड़े कैसे है, इस बारे में मेरा अपना कोई निजी अनुभव नहीं है, पर दूसरों ने जो कहा है उसे मैंने पढ़ा है। उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि वे कैसे रहे होंगे। अहम भाव तो उनमें था ही नहीं। अपनी उपलब्धियों के आधार पर यदि वे कितना भी गर्व ही नहीं अपितु दुष्टता भी कर लेते तो भी अनुचित नहीं होता। लेकिन वे तो अति सरल व्यक्ति थे। गंभीर युवा वर्ग उनकी विद्वत्ता और हंसमुख स्वभाव पर मुग्ध था। अनेक युवक तो पूर्णतया उनके रंग में रंग गए। उन्होंने उनके उदात्त स्वभाव और प्रभाव को ग्रहण किया और अपने पूज्य शिक्षकों के प्रति असीम श्रद्धा रखते हुए अपने संपूर्ण जीवन को उनकी शिक्षा के अनुरूप ढाल लिया। वह कभी भी मूर्खों की प्रशंसा से फूलकर कुप्पा नहीं हुए। वह कभी भी अपनी बराबरी वालों से मिलने से नहीं कतराए। उसी के अनुसार उनका लेन देन चलता रहा। उन्होंने कभी अपने को अंतःकरण की आवाज पर निर्भर करने वाला रहस्यवादी घोषित नहीं किया। वह तर्कनिष्ठ थे। वह सदा ही अपने विचारों को तर्क और अनुभव की कसौटी पर कसे जाने के लिए तत्पर रहते थे। उनकी महानता सहज एवं स्वाभाविक थी। न तो उन्हें किसी स्टेज की और न ही किसी ओढ़ी गई सनक की या विज्ञापन के बल पर खरीदे गए समाचार पत्रों के सहारे की कोई जरूरत थी। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, रानड़े मुख्यतः समाज सुधारक थे। वह ऐसे राजनेता नहीं थे जो राजनीति का व्यापार करता है, लेकिन भारत की राजनीतिक प्रगति में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ ऐसे राजनेताओं के तो वह गुरु रहे जिन्होंने असाधारण सफलताएं प्राप्त की और अपनी प्रतिभा से अपने आलोचकों को चमककृत कर दिया। कुछ का उन्होंने मार्गदर्शन किया, पर सभी को उन्होंने दर्शन का पाठ पढ़ाया। रानड़े का राजनीतिक दर्शन क्या था? 3 सूत्रों में उनका सार इस प्रकार है। नंबर 1, किसी कोरे काल्पनिक आदर्श की तो हमें स्थापना करनी ही नहीं चाहिए। निश्चय ही आदर्श ऐसा होना चाहिए कि वह आश्वासन दे कि वह व्यवहार योग्य है। नंबर 2, राजनीति में बुद्धि और सिद्धांत से कहीं अधिक महत्व जन भावना और जन स्वभाव का है। संविधान की रचना के विषय में तो खास तौर पर ऐसा ही है। कपड़ों की भांति संविधान भी रुचि का विषय है। दोनों ही सही नाप के हो, दोनों ही रुचिकर हो। नंबर 3, राजनीतिक वार्ता में नियम यही होना चाहिए कि क्या संभव है। इसका अर्थ यह नहीं कि जो भी दिए जाने का प्रस्ताव किया जाए उसी से हम संतोष कर लें। जी नहीं, इसका अर्थ है कि जो भी दिए जाने का प्रस्ताव किया जाए उसे तो स्वीकार कर ही लेना चाहिए, जबकि हम जानते हो कि हमारा दबाव इतना भारी नहीं है कि वह विरोधी को और अधिक देने के लिए विवश कर सके। रानड़े के राजनीतिक दर्शन के ये 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। उनका दिग्दर्शन अति सरल कार्य है। उनके लिए उनके लेखों तथा भाषणों से समुचित उद्धरण दिए जा सकते हैं, पर उसके लिए न तो समय है और न ही कोई आवश्यकता है, क्योंकि रानड़े के भाषणों तथा लेखों का अध्ययन करने वाले के लिए वे स्पष्ट होंगे ही। इन तीनों सिद्धांतों के बारे में रानड़े से विवाद करने वाला हो ही कौन सकता है, और यदि हो भी तो विवाद किस पर करेगा। सर्वप्रथम के बारे में कोई स्वप्न दृष्टा ही विवाद करेगा। हमें उसकी ओर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा सिद्धांत इतना स्पष्ट है कि यदि हम उसकी अपेक्षा करेंगे तो हम ही नुकसान उठाएंगे। तीसरा प्रस्ताव कुछ ऐसा है जिसके बारे में मतभेद हो सकता है। दरअसल इसी ने उदारपंथियों को कांग्रेसियों से अलग किया। मैं उदारपंथी नहीं हूँ, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि रानड़े का दृष्टिकोण सही था। सिद्धांत के बारे में कोई समझौता नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन यदि एक बार सिद्धांत के बारे में सहमति हो जाए तो इस बारे में कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि उसे किश्तों में भुनाया जाए। राजनीति में तो किश्तें चलेंगी ही,
और जब सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह हानि नहीं पहुंचाता, और वास्तव में ऐसा हो सकता है कि किन्हीं परिस्थितियों में वह नितांत लाभप्रद हो। इस तीसरे सिद्धांत के बारे में रानड़े और तिलक के बीच वास्तव में कोई मतभेद नहीं था, केवल एक अपवाद था। तिलक का विचार था कि दबाव डालकर संभव को अधिक से अधिक संभव बनाया जा सकता है। रानड़े दबावों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। बस केवल यही भेद था, शेष के बारे में वह सहमत थे। दबाव के प्रभाव से रानड़े के राजनीतिक दर्शन का महत्व नहीं घटता। कौन नहीं जानता कि कौन से दबाव हमारी झोली में है। हमने पुराने नए सभी को तो आजमा लिया है, नतीजा क्या निकला इसे बताने की जरूरत नहीं।